कि if we talk about the syllabus के according there are two topics. First topic parliament and second topic judiciary. But if we talk about the parliament, so in parliament we have to read two chapters, chapter 4 and chapter 3. Chapter 4 and chapter 3 will be read in a topic कौन सा parliament, ठीक है ना? And another जो हमारा topic है judiciary है, that will be covered in chapter 5. अगर नाम नेम की बात करें, नंबर की बात करें, chapter 5 में there are three chapters, ठीक है ना? There are chapter according three chapter, but topic according to topic वही भी topic आपके syllabus में दिए गए। कल भी मैंने इसके बारे में डिस्कस किया था, आज फिर से मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। इसके बाद अब कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। और कल मैंने पीडीएफ भी दोबारा सेंड कर दिया है, आप सभी लोग उस पीडीएफ को देख लीजिए और उस पीडीएफ में भी काफी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर उससे रिलेटेड कोई बात है, समस्या है किसी को, तो आप मुझसे अभी बता दीजिए। इसके बाद हम क्लास स्टार्ट करेंगे। कोई प्रॉब्लम है किसी को? बताइए, आवाज आ रही है सभी को मेरे पास? ठीक है, क्लास स्टार्ट किया जाए, सभी लोग यस करें, फिर क्लास स्टार्ट करें हम लोग, है ना? मैसेज करें सभी लोग फटाफट। फर्स्ट मैसेज आई गॉट फ्रॉम सिद्धि, और हाँ वेरी गुड, प्रिंस निगम कार्तिकेय प्रकाश मनोकिया, ठीक है, धन्य प्रशांत, और भी बच्चे मैसेज करें। आयुषी, प्रिया, थोड़े बहुत बच्चे रहते हैं, मैसेज बहुत कम लोग करते हैं, टाइपिंग नहीं होती क्या? एनवी, हाँ गुड मॉर्निंग बेटा, सरस्वती, अभी भी मैसेज उतने नहीं आए जितने बच्चे जुड़े हैं, कुछ लोग के मैसेज अभी कम आए हैं। Yes, yesterday I asked you about history chapter 1, 11. हाँ, क्या पूछा था बेटा? कैसे पूछो? हिस्ट्री का चैप्टर 11 में पढ़ाएंगे ना, उसको बताएंगे, देखिए मुझे अभी, हाँ मुझे अभी जुडिशरी पढ़ाने के बाद मैं हिस्ट्री का 11 चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा, परेशान मत होइएगा, ठीक है? चैप्टर 11 जो है हिस्ट्री का जो बचा हुआ है वो मैं बता दूंगा, ठीक है? हाँ, ज्योग्राफी की मैं गारंटी नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि ज्योग्राफी वाला मुझे चैप्टर इतना डिटेल में, इतना आप लोगों को तब नहीं लग रहा है कि ज्योग्राफी मुझे पढ़ाना चाहिए। फिर थर्ड और फोर्थ चैप्टर है, बहुत इजी, बहुत आराम से समझ सकते हैं जो बच्चे साइंस में पढ़ते हैं, तो बड़े आराम से ये चीजें होनी चाहिए, इसीलिए मैंने कॉमन चैप्टर दिया है थर्ड फोर्थ। फिर भी टाइम मिलेगा तो ज्योग्राफी भी कवर कर लूंगा, लेकिन हिस्ट्री जरूर कवर करूंगा, ठीक है? और कोई डाउट? चलिए ठीक है, मैप के बारे में मैंने डिस्कस कर लिया था, नहीं आ रहा है अभी करंट में डाल दूँ, और अगर कभी अचानक से मैप पूछा भी जाएगा तो वही बेसिक चीजें वही आपको मैं बता दूँ तो सिंपल सा है, आप समझ सकते हैं, कोई पॉलिटिकल जो आता है वही सारी चीजें, ठीक है? तो हेलो, हाँ सर, हाँ हाँ हाँ, हाँ हाँ, तो मैं सर अभी बनाया नहीं हूँ, क्लास में लाइव कर रही है, हाँ तो मैं बाद में बात करता हूँ। हाँ हाँ, आप कर लीजिए, तो मैं आपको जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। आवाज आ रही सभी को? कोई पूछना चाह रहा है कुछ? अभी थोड़ी सी आवाज आई है, फिर कट रही है,
कौन बात करना चाह रहा है? जल्दी बात करिए इस यस बात सर। आप पूछिए। आवाज नहीं आ रही है क्या मेरी? आ रही है। आ रही है सर। आ रही है। अच्छा अच्छा, देखिए चैप्टर 5 है हमारा जुडिशरी। नाम से ही पता चल रहा है कि जुडिशरी क्या है। जुडिशरी का सीधा सीधा मतलब अगर हम हिंदी में समझे तो इसको बोलते हैं न्यायपालिका। क्या बोलते हैं? न्यायपालिका बोलते हैं। केवल सुनते जाइए बस, है ना। और बुक सामने रखिएगा, पेंसिल रखिएगा, जो भी इंपॉर्टेंट लगे अंडरलाइन करते जाइएगा। जो भी इंपॉर्टेंट आपको लिखने लायक लगे कि हाँ मैं राइट कर लेना चाहिए, ये बात ये अच्छी लगी बात में, आपको जो बातें अच्छी लगी उसको भी राइट कर लिया करिए। जरूरी नहीं कि वो हमारी बुक से जुड़ी हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपको फिर से दोबारा पढ़ने के लिए मिलेगी। ठीक है। जुडिशरी का सीधा सीधा मतलब ये है न्यायपालिका, यानी कि एक ऐसी व्यवस्था, एक ऐसा सिस्टम जहां से हमें क्या मिलता हो? जस्टिस मिलता हो, न्याय मिलता हो। मैंने आपको जब फीस पार्ट बताए थे, फी पार्ट में मैंने आपको समझाया था जब हम गवर्नमेंट की बात करते हैं, गवर्नमेंट सिस्टम की बात करते हैं या कंट्री सिस्टम की बात करते हैं, उसमें फी पार्ट समझे थे। आप समझते हैं लेजिस्लेचर के बारे में, ठीक है ना। लेजिस्लेचर के बारे में, लेजिस्लेचर आप समझते हैं, एग्जीक्यूटिव के बारे में, एग्जीक्यूटिव के बारे में, ठीक है। हम समझते हैं जुडिशरी के बारे में। आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट को हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं कि जो हमारी गवर्नमेंट बनती है उसमें लेजिस्लेशन पार्ट होता है, एग्जीक्यूटिव पार्ट होता है, जुडिशरी पार्ट होता है। ये 3 प्रकार की व्यवस्थाएं होती हैं हमारे शासन में, हमारे देश में। तो लेजिस्लेचर का मतलब वो होती है पार्लियामेंट, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या होगा? अगर हम बात करें सेंट्रल पे तो देखते हैं पार्लियामेंट। सेंट्रल में पार्लियामेंट हो जाएगा, ठीक है। सेंट्रल पे अगर हम बात करें सेंट्रल पे तो पार्लियामेंट हमारी क्या करती है ना, रूल्स रेगुलेशन बनाती है, ठीक है, लॉ बनाती है। और अगर स्टेट पे, जो स्टेट पे होती है वो हमारी क्या होती है? लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, ठीक है। स्टेट में हमारी क्या होती है? लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। एग्जीक्यूटिव के अंदर, एग्जीक्यूटिव में क्या आते हैं? यानी इन्हीं के जो मेंबर होते हैं, इन्हीं के जो मेंबर होते हैं, जो मिनिस्ट्री है, यानी जो मिनिस्टर है, जो मिनिस्ट्री है वो मिनिस्ट्री पूरा कहाँ जाता है? यानी यहाँ से जो मेंबर होंगे, यहाँ से जो मेंबर मिनिस्टर बनते हैं, चीफ मिनिस्टर बनेंगे और बाकी मिनिस्टर बनेंगे, तो एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट में जाते हैं। एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है एडमिनिस्ट्रेशन करना, कार्य करना, संभालना। जैसे कि मैंने बताया था आपको कि डिपार्टमेंटल काम होता है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हो गया, है ना, कृषि का जैसे हमारा विभाग है कोई पूरे, जैसे अगर सेंट्रल की बात करेंगे तो सेंट्रल में एक ही कृषि मंत्री होगा, सेंट्रल में पूरे देश का एक ही कृषि मंत्री होगा, ठीक है। अगर हम स्टेट की बात करें तो एक स्टेट में एक कृषि मंत्री होगा। अगर मैं आपसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की बात करूं तो फॉरेस्ट फॉरेस्ट है ना अलग। ट्रांसपोर्ट जो मिनिस्टर होगा, जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर होगा वो अलग होगा। पूरी कंट्री का एक ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर का सेंट्रल एक हो गया। इस तरह से ये पूरा मिनिस्ट्री है, मिनिस्टर पूरा एग्जीक्यूटिव के अंदर आ रहा है, इससे बनाया जाता है एग्जीक्यूटिव। ये है हमारी मेन गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट बनाने के लिए एग्जीक्यूटिव का रोल होता है, गवर्नमेंट बनाने के लिए एग्जीक्यूटिव का रोल होता है, ठीक है। इस तरह से और ये हमारा होता है जुडिशरी, ये हमारा होता है जुडिशरी होता है। तो देश की जो हमारी व्यवस्था है उसको हम 3 पार्ट में बांट सकते हैं, लेजिस्लेटिव में, जुडिशरी में। और ये जुडिशरी ही इसको हमें पढ़ना है। जुडिशरी माने क्या है? न्यायपालिका। इसके बारे में हमें पढ़ना है, जुडिशरी के बारे में पढ़ना है, समझना है, ठीक है। अब देखिए जुडिशरी का मेन रोल क्या होता है। जुडिशरी का जो मेन रोल क्या होता है इसको थोड़ा सा भी समझ लें। Anya Southern, what is the meaning of words tin from geography? क्या पूछ रही हो बेटा अन्या? सर पेज नंबर चैप्टर 3 में था। चैप्टर 3 में, इसी में सिविक्स में? नो सर, सर ज्योग्राफी का क्वेश्चन है।
अरे तो ज्योग्राफी वाले बताएंगे, है ना। ओके सर। ज्योग्राफी में टिन पूछ रहा हो कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है। टिन जो होता है ना, टिन एक मेटल धातु होती है, कहाँ पाया जाता है वर्ल्ड में, बस यही उसका क्वेश्चन एशिया। है ना। हमारे यहाँ सबसे, अगर भारत में देखा जाए तो राजस्थान तरफ चले जाइए आप, है ना, वहां से टिन, अफगानिस्तान में उधर चले जाइए तो यहाँ से टिन मिलता है। अच्छा, जुडिशरी की बात करें तो व्हाट इज द रोल ऑफ जुडिशरी, ये चीज आप लोग पढ़ लीजिएगा। फर्स्ट नंबर जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है इसको आप पढ़िएगा। तो at the glance at the newspaper provides a glimpse of a range of work done by the courts in the country, ये सारी चीजें इसमें दिया गया है कि जुडिशरी का क्या रोल होता है, ये सब इसमें इस पार्ट में दिया गया है, आप उसको देख लीजिएगा। मैं यहाँ से सीधे स्टार्ट कर रहा हूँ। व्हाट इज द रोल ऑफ जुडिशरी। अब आपको सिंपल सा सेल्स में अच्छी बात ये रहती है कि जो क्वेश्चन टीचर पूछना चाहता है सिविल्स में पहले से ही वो क्वेश्चन निकाल के देता है, यानी कि सीधे सीधे आपसे ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द रोल ऑफ जुडिशरी। ठीक है, आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है बताइए। सर आ रही है। आ रही है सर। हाँ, तो मेरे कहने का मतलब ये, ध्यान से सुनिएगा क्योंकि अब आपका जस्ट लगा हुआ एग्जाम भी है। तो व्हाट इज द रोल ऑफ जुडिशरी, अगर सीधे सीधे क्वेश्चन में पूछ लिया गया तो ये एक लॉन्ग आंसर है ना, एक लॉन्ग आंसर भी तो बन सकता है। अगर आपको ध्यान देना है लॉन्ग आंसर में कोई क्वेश्चन पूछा गया है तो उसकी वर्ड लिमिट ऊपर इंस्ट्रक्शन में जरूर दी गई होगी, कितने वर्ड्स में कम से कम राइट करना है, शॉर्ट आंसर कितने में राइट करना है, ठीक है। और वेरी शॉर्ट आंसर जो होगा वो ज्यादा से ज्यादा तो एक दो लाइन तीन लाइन में, यानी इसमें भी वर्ड्स नंबर दिए होंगे, कितने वर्ड्स में आप उसको राइट करना है। आप लोग 7th पेपर दे चुके हैं पेपर, तो आप लोग को आइडिया होगा। तो हमें ये भी ध्यान देना है कि हमें हर क्वेश्चन की तैयारी हमें पहले एक ज्यादा से ज्यादा मैटर हमें उसके बारे में जानना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर वो लॉन्ग आंसर पूछ लिया गया तो फिर हमारे पास वोकैबुलरी की कमी पड़ जाएगी, वर्डकोश शब्दकोश उसकी कमी पड़ जाएगी। ठीक है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा हम अच्छे से तैयारी करें। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बता ही दिया, क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रोल ऑफ जुडिशरी, ये लॉन्ग आंसर में भी आ सकता है, शॉर्ट आंसर में भी आ सकता है। जब शॉर्ट आंसर में आएगा तो उसको शॉर्ट में लिखना है, जब लॉन्ग में आएगा तो फिर इतना लिखना है, साथ में अपनी बातें भी कुछ लिखनी है, ठीक है, तब लॉन्ग हो जाएगा, वो सिंपल सा है। ठीक है, कुछ बुक की बातें कुछ अपनी बातें, लॉन्ग आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें कह रहा है व्हाट इज द रोल ऑफ जुडिशरी, जुडिशरी का क्या रोल है, जुडिशरी का क्या रोल है। तो आप देखिए इसमें क्या दिया, कोर्ट्स टेक डिसीजन ऑन वेरी लार्ज नंबर ऑफ इश्यूज। मैं स्टार्ट कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। कुछ very large number of issues, they can decide that no teacher can beat a students or about their sharing of rivers water between the states, and they can punish people from a particular crime। कुछ चीजें जो होती हैं, जो डिस्प्यूट, विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, विवाद की स्थिति ऐसे उत्पन्न हो जाती है, डिस्प्यूट ऐसे उत्पन्न हो जाता है कि जो चीजें लीगल की बजाय अनलीगल लगती है, हमें इलीगल लगती है। जैसे कि जैसे इसमें कोर्ट्स कैसे कैसे डिसीजन पर मुद्दे पर बात कर सकता है, जैसे कि एक टीचर का बच्चे को जमकर पीटना, है ना। अब उस बच्चे की हालत इतनी बुरी हो गई है कि हॉस्पिटल में एडमिट हो गया है, ठीक है, तो ये तो एक निर्ममता हो गई ना। इसका मतलब कि वो टीचरशिप नहीं है उसके अंदर, है ना, वो टीचर नहीं है। अगर वो टीचर होता तो थोड़ा सा इस चीज को भी बड़े ध्यान से समझ रहा होता कि हाँ पढ़ाई करना है, पनिशमेंट भी पार्ट होता है, लेकिन उसमें बहुत सारे तरीके हैं। हम फिजिकली और मेंटली उसको इतना टॉर्चर नहीं कर दें कि वो, है ना, क्या प्रॉब्लम हो जाती है। ये टीचर के लिए भी है कि किसी भी स्टूडेंट्स को क्या करे, इतना नहीं पिटाई कर दे कि वो हॉस्पिटल में एडमिट होने की नौबत आ जाए, है ना। सेकंड है शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर्स। जब दो राज्यों के बीच में, टू स्टेट के बीच में नदियों को लेकर, रिवर्स को लेकर, कोई रिवर्स बह रही है, कोई रिवर्स अगर फ्लो हो रही है, तो फ्लो होते समय आप सोचिए कि स्टेट तो बाद में बने हैं ना, रिवर्स पहले थी, स्टेट बाद में बना है। स्टेट नहीं पहले बना था, रिवर्स बाद में नहीं आई है, रिवर्स पहले थी, यानी नेचुरल जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो पहले थे। तो रिवर्स को थोड़ी पता था कि ये मैं उत्तर प्रदेश में बह रही हूँ, है ना, अब मुझे इधर मध्य प्रदेश में नहीं जाना है। मुझे रिवर्स को नहीं पता है कि मैं जो है यहाँ से हिमाचल प्रदेश से लेकर मुझे इधर उत्तर प्रदेश में नहीं जाना है, या मुझे इधर कर्नाटक से लेकर तमिलनाडु साइड नहीं जाना, मुझे कर्नाटक के अंदर ही रहना है। वो तो रिवर है ना, वो तो जहां उसको फ्लो मिलेगा, जियोग्राफिकल कंडीशन उसको जहां मिलेगी उधर फ्लो करेगी। बाद में जब हम लोग की जो डेवलपमेंट हुआ, मनुष्यों का जो डेवलपमेंट हुआ, वो बाद में हुआ ना। जब बाद में हुआ तो अब जब स्टेट की बाउंड्रीज बन गई, ये स्टेट कितनी बाउंड्री, ये स्टेट कितनी बाउंड्री है, तो अब उस बाउंड्री में प्रॉब्लम ये हो रही है कि जिस स्टेट से
रिवर्स होके दूसरे स्टेट में जा रही है, तो पहला जो स्टेट है ना वो डैम बना के बैठ गया है, डैम बना लिया है और पानी को छोड़ नहीं रहा है ना। कह रहा है कि मेरे स्टेट में ही पानी की कमी पड़ रही है, मुझे ही पानी की कमी पड़ी, मैं अगर आपके यहाँ छोड़ने लगूंगा तो फिर मेरा ही काम नहीं चलेगा। दूसरा स्टेट है वो बहुत पहले से उस रिवर को है ना क्या कर रहा था, यूज कर रहा था, लेकिन अब आज उसको क्या मिल रहा है, रिवर्स नहीं मिल रही है, तो दो स्टेट के बीच में विवाद हो गया ना। यही होता है शेयरिंग ऑफ रिवर्स। इसमें जब बीच बचाव होता है तो पहले सेंट्रल गवर्नमेंट बीच बचाव करती है, लेकिन अगर मामला फिर भी नहीं सुलझा तो फिर सुप्रीम कोर्ट में मैटर जाता है। मैटर कहाँ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में विवाद का मामले को सुलझाने की जो जिम्मेदारी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को ही देगा, एटलीस्ट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को ही इस मामले को सुलझाने की जिम्मेदारी दी जाती है। फिर इक्वली शेयर उसमें हो जाता है कि भाई इतना पानी आपको छोड़ना पड़ेगा दूसरे स्टेट के लिए, ठीक है। फिर है और दे कैन पनिश पीपल फॉर अ पर्टिकुलर क्राइम। अगर कल ही मैंने डिस्कस किया था कि अगर कोई पर्टिकुलर क्राइम है तो उसके लिए पनिशमेंट है ना दिया जाता है। तो ब्रॉडली स्पीकिंग अगर हम बात करें एक बड़े पैमाने पर तो वर्क दैट जुडिशरी डैश कैन बी डिवाइडेड टू द फॉलोइंग। देखिए यहाँ पर अंडरलाइन करेंगे आप यहाँ से द वर्क ऑफ द जुडिशरी, ये अंडरलाइन कर लीजिए, ये वर्क है। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द वर्क ऑफ जुडिशरी, सिंपल सा क्वेश्चन है, व्हाट इज द वर्क ऑफ जुडिशरी। तो पहले जो स्टार्टिंग में बात की वो तो इंट्रोडक्टरी पार्ट हो गया, लेकिन सीधे सीधे जो अगर आपकी बात पूछा जाए कि व्हाट इज द वर्क ऑफ जुडिशरी, वो यहाँ से आपका तो फर्स्ट हेडिंग आपकी दी गई है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। तो फर्स्ट हेडिंग है आपका डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन ये फर्स्ट नंबर बना लीजिए, फर्स्ट नंबर उसका नहीं दिया गया है तो आपको फर्स्ट नंबर बना लीजिए। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 नंबर आप डाल लीजिए। फर्स्ट नंबर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, सेकंड नंबर जुडिशियल रिव्यू और थर्ड नंबर अपहोल्डिंग द लॉ एंड एनफोर्सिंग द फंडामेंटल राइट्स। ये आपके 3 वर्क हो गए जुडिशरी के, जो इंपॉर्टेंट वर्क हैं आपकी बुक में दिए गए हैं। तो आप लोग आज से पहली बात तो हेडिंग याद कर लीजिए, हेडिंग ही याद होनी चाहिए, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, जुडिशियल रिव्यू, अपहोल्डिंग द लॉ, एनफोर्सिंग द फंडामेंटल राइट्स। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है जब लॉ आंसर आते हैं। क्या हुआ, इसका रोल में भी यही आंसर होगा ना, जुडिशरी के रोल। क्या बेटा, रोल और वर्क में तो कोई डिफरेंस नहीं है ना। कोई डिफरेंस नहीं है भाई, जुडिशरी का जो रोल है वही उसका काम है। जैसे आपका क्या रोल है, आपका रोल है पढ़ाई करना, यही आपका काम भी है, ठीक है। आपका रोल क्या है, आपका रोल है स्टूडेंट की तरह रूम में पढ़ाई करना और यही आपका काम भी है, ठीक है। तो जो जिसका रोल होता है वही उसका काम होता है। जैसे किसी एक्टर का रोल क्या है, एक्टिंग करना, वही उसका काम भी हो जाता है, ठीक है। काम कई प्रकार के होते हैं, लेकिन जो एक रोल होता है उसका मेन रोल जो होता है वही उसका मेन काम भी होता है, उद्देश्य भी वही होता है। बाकी काम तो छोटे मोटे बहुत सारे होते हैं दुनिया में, बहुत सारे काम। तो जुडिशरी का जो रोल है वही उसका मेन काम भी है, ठीक है। कोई डाउट? हाँ, तो देखिए फर्स्ट हेडिंग है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। इसको बड़े अच्छे से समझेंगे, बड़े आराम से, मजा आएगा आपको पढ़ने में, समझने में। पहली बार आपको कोर्ट के बारे में जानकारी होने वाली है, पहली बार आपको कोर्ट के बारे में जानकारी होने वाली है। अभी तक आप लोग कोर्ट सुनते थे, है ना, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, है ना, ट्रायल कोर्ट, ये सब सुनते थे। अब आज आपको पढ़ने के लिए आपको चैप्टर मिल रहा है, थोड़ा एंजॉय से पढ़िए कि सुप्रीम कोर्ट का वर्क क्या है। अगर आपसे कोई पूछ ले व्हाट इज द वर्क ऑफ जुडिशरी, तो कम से कम आप फर्स्ट हेडिंग तो बोल ही सके कि डिस्प्यूट है ना, रेजोल्यूशन बोल ही सके, सेकंड नंबर जुडिशियल रिव्यू बोल ही सके। तो हेडिंग इज लर्निंग द हेडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट देन द एक्सप्लेनिंग। एक्सप्लेन करने से ज्यादा पॉइंट याद करना बहुत जरूरी है। और इस जो अच्छे बच्चे हैं, अच्छे बच्चे वो बच्चे हो जाते हैं, सब अच्छे बच्चे होते हैं मेरी नजर में, सभी अच्छे बच्चे, लेकिन अच्छे बच्चे मैं उनको कहूंगा जो मेरी एक एक बात को बिल्कुल ध्यान से समझ लेते हैं। जैसे मैंने पॉइंट पर ध्यान दिया ना तो वो पकड़ लिए होंगे, बाकी सबका ध्यान कहाँ जा रहा है, पॉइंट पर जा रहा है। इसका मतलब लॉन्ग आंसर में पॉइंट ही इंपॉर्टेंट है, इसके बाद एक्सप्लेन। अगर आप एक्सप्लेन बहुत अच्छा कर रहे हो लेकिन आपने पॉइंट नहीं अच्छा डाला है तो भी आपके आंसर पर क्या पड़ेगा, इफेक्ट पड़ता है। इसका मतलब आपको तरीका नहीं पता ना कि आपको करना क्या है, आप किसके बारे में लिखने जा रहे हैं। तो अब पहली हेडिंग आपकी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन होनी चाहिए, इसको याद कर लीजिए। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का मतलब सीधा मतलब होता है विवादों का निपटारा, रिजोल्यूट करना। डिस्प्यूट मतलब क्या होता है, विवाद। रेजोल्यूशन का मतलब होता है निपटारा करना, है ना, विवादों का निपटारा करना। तो देखिए इसमें कितना बढ़िया प्यारा है कि द जुडिशियल सिस्टम, ध्यान दीजिएगा, मैंने जुडिशियल का मतलब क्या बताया है, न्यायपालिका, ठीक है ना। जुडिशियल का मतलब बताया है मैंने न्यायपालिका। तो द जुडिशियल सिस्टम प्रोवाइड्स अ मैकेनिज्म,
जुडिशियल सिस्टम, भारत का जुडिशियल सिस्टम, भारत की न्यायिक व्यवस्था, भारत में न्याय मिलता है, न्यायिक व्यवस्था है। तो ये न्याय व्यवस्था कैसे है, ये न्याय व्यवस्था क्या करती है? तो जुडिशियल सिस्टम प्रोवाइड्स मैकेनिज्म, मैकेनिज्म का मतलब एक सिस्टम प्रोवाइड करके दे रही है आपको, एक तरीका दे रही है कि कहीं झगड़ा हो रहा है तो कहां जाना है, आपको कहां जाना है, किसके पास जाना है, किसके पास गुहार लगानी है, वो एक मैकेनिज्म हो गया। ठीक है, फॉर रिजॉल्विंग डिस्प्यूट, फॉर रिजॉल्विंग डिस्प्यूट, डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना, उसको समाप्त करना, निपटारा करना बिटवीन, अब देखिए विवाद किसके किसके बीच में हो सकता है, आप दो मित्र हैं, फ्रेंड है, लेकिन आपस में किसी समय दुश्मन भी हो सकते हैं, है ना, बहुत अच्छी मित्रता है लेकिन आपस में कभी कभी दुश्मनी भी हो जाती है। तो सिटीजन्स, नागरिकों के बीच में अगर विवाद हो गया तो वहां भी कोर्ट खड़ा है। ठीक है, वहां के लिए भी कोर्ट है। बिटवीन द सिटीजन्स एंड द गवर्नमेंट, अगर सरकार और सिटीजन्स के बीच में, सरकार और नागरिक के बीच में अगर कोई झगड़ा है तो वहां भी कोर्ट खड़ा है। यानी अगर आपको सरकार से कोई समस्या हो गई तो आप सरकार से लड़ने के लिए किसका सहारा लेंगे? सुप्रीम कोर्ट से। ठीक है ना, या टू स्टेट गवर्नमेंट्स, अगर दो राज्यों के बीच में लड़ाई हो गई, दो राज्यों के बीच में मतलब अगर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश बीच में आपस में युद्ध करने लगे, लड़ जाए कि नहीं भाई तुम हमारी बाउंड्री अधिक लिए ले रहे हो, है ना, आप हमारी बाउंड्री अधिक लिए ले रहे हो, अगर इनके बीच में आपस में युद्ध हो जाए तो उसके बीच में भी सुप्रीम कोर्ट खड़ा है। ठीक है ना, कोर्ट खड़ा है। ठीक है, एंड बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट, और अगर केंद्र और स्टेट गवर्नमेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र में बैठी सरकार, है ना, मोदी सरकार इस समय, जिसको आप फेमस रूप से जानते हैं, प्रधानमंत्री के नाम से ही आजकल लोग गवर्नमेंट बोलने लगते हैं, हालांकि गलत तरीका है। ठीक है, लोग बोल देते हैं मोदी सरकार, लोग बोल देते हैं कि ये मनमोहन सरकार, हालांकि ये सब चीज कहना गलत है, लेकिन कॉमनली ये सब चीजें चलने लगी है। वो मोदी सरकार नहीं है, वो तो जनता की सरकार है। मोदी सरकार है भाई, जनता की सरकार है, जनता ने चुनकर भेजा है ना। ये बात अलग है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, हमारे वो प्राइम मिनिस्टर है, हम उनके नाम पर गवर्नमेंट बोल रहे हैं। तो ये कॉमनली एक्चुअली क्या है कि अब व्यक्ति के नाम पर ये अपने यहाँ पे एक ट्रेंड चल रहा है और कुछ नहीं, ये अलग से क्या चल रहा है, ट्रेंड चल रहा है। बाकी इसका कोई संविधान में, कोई कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं लिखा है कि हम किसी गवर्नमेंट को किसी पर्टिकुलर प्राइम मिनिस्टर के नेम पर बोले, ये कहना जो है उचित नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ नहीं, ये तो ट्रेंड है, लोग बोल रहे हैं। तो सोचिए कि अगर सेंट्रल में बैठी कोई गवर्नमेंट है, यानी एग्जीक्यूटिव की बात कर रहा हूं, यानी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव, यानी सेंट्रल और सेंट्रल कैसी हो, एग्जीक्यूटिव हो। अगर एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव का मतलब मंत्रिमंडल अगर कैसा है, हमारे जो मिनिस्ट्री है वो सेंट्रल की है, उसके बीच में अगर किसी पर्टिकुलर स्टेट या तमिलनाडु से या उत्तर प्रदेश से या मध्य प्रदेश से या राजस्थान से, इनके दोनों के बीच विवाद हो जाए, जैसे बंगाल, अभी एक समय हमने सुनने के लिए मिला था कि बंगाल और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में टकरार चल रही थी, है ना, ममता बनर्जी वहां की, है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात नहीं मान रही थी, है ना, और सेंट्रल गवर्नमेंट जो कह रही थी इसके विपक्ष में कोई बात कर रही थी, तो उनके बीच में जब विवाद ऐसा मामला फंसता है तो इसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। बात समझ में आई कि नहीं है, पहले बताइए मुझे, फटाफट बताएं, मुझे मैसेज करें तो मुझे कुछ क्लियर हो जाए तो मैं आगे बढ़ूं। समझ में आया? अच्छा अच्छा, वेरी गुड, मनोज्ञा, हाँ बोलो बेटा, क्या नहीं समझ में आया? समझ में आया होगा, कोई डाउट होगी, समझ में आया होगा लेकिन कोई डाउट होगा, डाउट बोलो, समझ में तो आया होगा ना? सर जो, हाँ सर समझ में आया है, बट सर मान लो अगर किसी को भी कोई भी अगर लोग लड़ते हैं तो सीधे वो सुप्रीम कोर्ट के पास चले जाते हैं। हाँ, तो ये बात अभी आगे आपके चैप्टर में है, ये बात आपके चैप्टर में है। मैंने पूछा कि जो बात मैंने बताई आपको समझ में आई कि नहीं? ठीक है, अभी तो एक बेसिक इंट्रोडक्टरी पार्ट चल रहा है, अभी जस्ट ये बात आपके सामने आ गया है। ठीक है, आपका जो क्वेश्चन का आंसर है जस्ट आपको थोड़ी देर बाद अपने आप स्वयं मिल जाएगा, मुझे बस बताना नहीं। ठीक है, सेकंड नंबर है, देखिए जुडिशियल रिव्यू, सेकंड नंबर है जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू क्या होता है ये भी समझिए। जुडिशियल रिव्यू का मतलब होता है न्यायिक समीक्षा, हिंदी में अगर इसको बोले तो क्या बोलेंगे, न्यायिक समीक्षा। जुडिशियल का मतलब होता है न्यायिक और रिव्यू का मतलब होता है समीक्षा। इसका मतलब ये है कि
as the final interpreter of the constitution, the judiciary has also power to strike down particular laws passed by the parliament. बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट वर्क है, बता रहा हूं आपको, ध्यान से सुनिएगा। पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया कोई कानून, पार्लियामेंट कानून बनाती है। कल अब हम लोगों ने इसको अच्छे से समझा भी था, पार्लियामेंट कोई कानून बनाती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि पार्लियामेंट द्वारा बनाए गए कानून जो लॉ है उसको उसको समझ पाना आम आदमी के बस में नहीं रहता है। आम आदमी के बस में कोई कानून नहीं रहता। कभी कभी कोई विवाद की स्थिति बनी और कानून बना था, लोगों को पता नहीं चला, फंस गए व्यक्ति, मामला कोर्ट में गए। जब मामला कोर्ट में गया, कोर्ट ने फिर एक्सप्लेन किया। इसका मतलब ये है, यहां से एक लाइन बिल्कुल बात रखिएगा कि कानून की व्याख्या अगर लॉ का एक्सप्लेन करना है, लॉ को एक्सप्लेन करना है, लॉ को एक्सप्लेन करने का जो राइट है वो सुप्रीम कोर्ट के पास है और किसी के पास नहीं। ठीक है ना? कानून की व्याख्या करने का अधिकार उसको है, सुप्रीम कोर्ट को। यानी कि कानून क्या बना है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो रूल्स बने हैं, सीधा सीधा आप ये समझिए, कॉन्स्टिट्यूशन में जो रूल बने हैं, नियम बना दिए गए हैं, पार्लियामेंट में जो भी लॉ पास किया गया वो संविधान बन जाता है। ठीक है, कानून बन जाता है। अब संविधान बन गया तो संविधान की सही व्याख्या करने का जो अधिकार है वो सुप्रीम कोर्ट को है। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में सही तरीके से कौन बता सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट बता सकती है। सुप्रीम कोर्ट के अलावा कोई एक्सप्लेन उसको नहीं कर सकता है। ये राइट है आपके कोर्ट के पास। तो दूसरा एक काम भी है, इसका ये वर्क भी है। ठीक है, बहुत सारे मामले ऐसे फंस जाते हैं। जैसे भी एक बार स्टार्टिंग में जब कानून बना था तो ऐसा एक मामला ऐसे ही फंस गया था। एक मामला ये फंसा था, भाई संविधान का मूल ढांचा क्या है? मूल ढांचा का मतलब कि संविधान का आधारभूत जो बेसमेंट है वो क्या है? तो कई मुद्दे ऐसे उठे थे, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने रिप्लाई दिया था, उसने एक्सप्लेन किया था, है ना? तो जो हमारा प्रीएम्बल है, प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान की जो उद्देशिका है, प्रस्तावना नहीं, उद्देशिका जो है, ठीक है, जो उद्देशिका है वही उसी को मूल ढांचा माना गया, उसी को मूल ढांचा माना गया, बेसमेंट माना गया। उसमें क्या है, उसमें क्या लिखा कि हम भारत के लोग, यही से स्टार्ट होता है ना, बी है ना, पीपल ऑफ द इंडिया। ये लाइन आपने देखा होगा, बुक में कई बार दी गई है। ठीक है ना, अभी यहाँ बुक में भी कहीं दी गई है, बी पीपल ऑफ द इंडिया। संविधान की जो शुरुआत होती है, हम भारत के लोग, है ना, क्या है, डेमोक्रेटिक की बात करता है, लोकतंत्र है हमारे अंदर, समाजवादी है, सोशलिज्म है हमारे अंदर, है ना, पंथ निरपेक्ष है हमारे अंदर, यानी हम किसी धर्म को बढ़ावा नहीं देते हैं। तो ये जो चीजें हैं, इस पर कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि इस पर परिवर्तन नहीं किया जा सकता। पूछा जा सकता है कि संविधान के किस भाग पर परिवर्तन नहीं किया जा सकता, तो जो प्रीएम्बल है उसी पर परिवर्तन नहीं किया जा सकता। जो कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट पर परिवर्तन नहीं किया जा सकता, तो जो प्रीएम्बल है, उद्देशिका है, संविधान का जो मूल ढांचा जो शुरुआत में ही बताया गया है, उस पर परिवर्तन नहीं होगा। बाकी जगह संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन में हो सकते हैं। पार्लियामेंट में जब कभी कोई नया कानून आ गया, पुराने कानून से किसी को आपत्ति होती है, तो अमेंडमेंट हो सकते हैं। केवल अभी आपको मैं एक चीज और बता दूं कि 103 संशोधन हो चुके हैं। अमेंडमेंट जो है 103 संशोधन हो चुके हैं संविधान। एक से लेकर पहला संशोधन हुआ होगा, फिर दूसरा होगा, फिर तीसरा होगा, फिर 103 नंबर तक के संशोधन हो चुके हैं अभी तक संविधान में। लेकिन संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं हुआ है। जबकि एक संशोधन जरूर हुआ था 42 नंबर पे, जिसपे क्या जोड़ा गया था, 42 नंबर के जो अमेंडमेंट था उसमें क्या जोड़ा गया था, 1976 में 40 जो अमेंडमेंट था, अमेंडमेंट 1976 में ये जो अमेंडमेंट आया, ठीक है, 40 जो अमेंडमेंट आया 1976 में, इसी में दो तीन बातें और जोड़ दी गई। ठीक है ना, अखंडता जोड़ा गया था, पंथ निरपेक्षता जोड़ा गया था। ठीक है, वो सब मैटर आपको बाद में पढ़ने के लिए मिल जाएगा। तो जो 42वां संवैधानिक संशोधन है उसी के तहत कुछ अन्य बातें इसमें जोड़ दी गई थी। लेकिन जो मूल ढांचा बना हुआ है उसमें परिवर्तन नहीं हो सकता, बाकी सभी जगह परिवर्तन हो जाता है। खैर ठीक है, वो बात है। जुडिशियल रिव्यू का मतलब आप सीधा सीधा ये समझ लीजिए कि जुडिशियल रिव्यू का मतलब होता है कि फाइनल इंटरप्रेटर दिया है ना, फाइनल इंटरप्रेटर मतलब अंतिम व्याख्या करने का अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन के किसके पास है, जुडिशरी के पास है। As the final interpreter of the constitution, judiciary also has the power to
स्ट्राइक डाउन द पर्टिकुलर लॉ, किसी भी पर्टिकुलर लॉ पर क्या कर सकता है जो कि पार्लियामेंट द्वारा पास किया गया है। इफ इट बिलीव्स दैट these are violation of the basic structure of the constitution, यही इसी की बात कर रहा हूं। अगर लग रहा है सुप्रीम कोर्ट को लग रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन के स्ट्रक्चर पे जो बेसिक स्ट्रक्चर है, कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है यानी संविधान का आधारभूत ढांचा, तो मैंने आपको एग्जांपल भी बता दिया संविधान का आधारभूत ढांचा क्या है, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। प्रीएम्बल का मतलब होता है उद्देशिका, हम भारत के लोग, जहां पर ये लाइन दी गई है पूरा, ठीक है ना, वही इसका मतलब है, ठीक है। तो बेसिक स्ट्रक्चर पर अगर लग रहा है कि वायलेट हो रहा है, कोई मामला वायलेशन हो रहा है, तो क्या होता है, अगर वायलेशन हो रहा है तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, उसकी व्याख्या सही तरीके से कर सकता है, कह सकता है कि गलत है, ठीक है। स्ट्राइक डाउन का मतलब पार्टिकुलर स्ट्राइक डाउन का मतलब उस पर एक्शन ले सकता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड जुडिशियल रिव्यू, इसी को जुडिशियल रिव्यू कहा जाता है, इसी को क्या कहा जाता है, जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। थर्ड नंबर है अपहोल्डिंग द लॉ एंड एनफोर्सिंग द फंडामेंटल राइट्स। थर्ड जो वर्ग है हमारा सुप्रीम कोर्ट का, वो है अपहोल्डिंग द लॉ, यानी लॉ की रक्षा करना, अपहोल्ड करना, लॉ की सिक्योरिटी करना। अपहोल्डिंग द लॉ का मतलब है जो बना हुआ कानून है इसकी सुरक्षा करने की जिम्मेदारी। अब देखिए पार्लियामेंट क्या है, पार्लियामेंट कानून को बनाती है, लेकिन कानून बनाने के साथ ही खुद भी उस कानून में बन जाती है, ये पार्लियामेंट की खास बात होती है। पार्लियामेंट जो भी लॉ बनाएगी, जो भी कानून बनाएगी, उस कानून बनाने के बाद वो उसमें खुद भी बन जाती है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि फिर उसका जो प्रहरी है, अगर आप सीधे सीधे समझे, कानून का जो प्रहरी है, संविधान का, आपके कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रहरी है, जो सुरक्षा गार्ड है, वो आपका कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, वो सुरक्षा कर रहा है। आपने कानून, पार्लियामेंट का काम था कानून बनाना, उसे कानून बना दिया, काम खत्म यहाँ से। अब उस देश में अगर उस कानून को कोई फॉलो नहीं करेगा तो सुप्रीम कोर्ट उसके लिए खड़ा है, ठीक है ना। उसका सामना करने के लिए पार्लियामेंट नहीं है, उसका सामना करने के लिए सुप्रीम कोर्ट है। मतलब आपकी जो सुरक्षा हो रही है वो सुप्रीम कोर्ट से हो रही है। बात समझ में आ रही है? सुप्रीम कोर्ट क्यों कहा जाता है? सुप्रीम कोर्ट का काम केवल, अभी तक आप लोगों ने यही सुना होगा कि सुप्रीम कोर्ट काम जो बस जो किसी कोई मर्डर कर दिया तो उसको फांसी देना होता है ना। कोई और पकड़ गया, कोई चोरी कर लिया तो उसको वहां पर सुप्रीम कोर्ट से ले जाते हैं, बस इतना ही, यही तक सुना होगा। लेकिन आज आप लोगों के सामने सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्क निकल के आ रहे हैं। आपको इंपॉर्टेंस ऑफ द, अगर मैं ये कहूं कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो आपकी ये सारे वर्क भी काम करेंगे। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन आप वहां भी बता सकते हैं, जुडिशियल रिव्यू आप वहां भी बता सकते हैं, अपहोल्डिंग द लॉ एंड एनफोर्सिंग द फंडामेंटल राइट्स आप यहां भी बता सकते हैं। यस सर, बात समझ में आ रही है ना। तो सुप्रीम कोर्ट का काम केवल बस किसी को न्याय देने का मतलब ये नहीं है कि बस कोई चोरी कर लिया, कोई किसी ने मर्डर कर दिया तो वही सुरक्षा। सुप्रीम कोर्ट का काम देश की व्यवस्था को बनाए रखना है, आपकी कंट्री को। पार्लियामेंट का काम था केवल, फिर से समझिए, पार्लियामेंट का काम केवल कानून बनाना, उसने कानून बना दिया, कानून बनाने के बाद उसका काम वहां से फिनिश। इसके बाद जो एग्जीक्यूटिव है, जो मिनिस्ट्री बैठी है, तो नहीं है यार, जो एग्जीक्यूटिव है, भाई किसका है माइक लगा हुआ है, जो एग्जीक्यूटिव है, देखिए पार्लियामेंट का काम क्या था, कानून बनाया, कानून बनाने के बाद किसका काम आ गया, एग्जीक्यूटिव का आ गया, यानी सरकार का मेन काम आ गया। सरकार उसको पूरे देश में क्या करेगी, लागू करेगी, फॉलो करवाएगी। लेकिन अगर उसको कानून को कोई पालन नहीं कर रहा है, यहाँ तक कि सरकार खुद भी अगर नहीं कर रही है, तो उसके लिए तो जुडिशियल सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है ना। जनता भी सरकार के खिलाफ खड़ी हो सकती है। अगर सरकार आपकी कंप्लेन कर सकती है तो आप भी सरकार की कंप्लेन कर सकते हैं। आप उसको भी कह सकते हैं कि सरकार ही तो वायलेट कर रही है बने हुए कानून, जो पार्लियामेंट से बने हुए कानून है, अगर सरकार वायलेट कर रही है तो भी आप उसके खिलाफ कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, तीन के तीनों महत्वपूर्ण है। बहुत सारे काम तो बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के और भी बहुत सारे काम है, ठीक है। तो मैंने आपको एक वर्ड बताया, प्रहरी बताया मैंने, है ना, सिक्योरिटी गार्ड बता दिया मैंने आपको। अब इससे ज्यादा आपको समझने के लिए, अब आप लोग हजारों बुक पढ़ लेंगे, लेकिन आपको वहां समझ नहीं आएगा, सारे शब्द आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। सीधे सीधे आपके दिमाग में बैठ जाएगा। प्रहरी का काम क्या होता है, देश की सुरक्षा, मतलब प्रहरी काम होता है जैसे किसी घर के बाहर कोई गार्ड लगा देते हैं, वैसे ही आपके गार्ड के रूप में सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ वो वहां काम कर रहा है, तभी आप लोग यहाँ सुरक्षित बैठे हुए। नहीं तो आपस में तो लोग है ना, लड़के मर कर जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके फंडामेंटल राइट की सुरक्षा कौन कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। अगर आपके फंडामेंटल राइट, यही इसमें बता रहा है, फंडामेंटल राइट को एनफोर्स कौन कर रहा है ना, एनफोर्स करने की जो रिस्पांसिबिलिटी सुप्रीम कोर्ट का। फंडामेंटल राइट्स बने हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में बने हैं, रखे हुए हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन की सुरक्षा कौन कर रहा है,
जुडिशरी कर रही है। कॉन्स्टिट्यूशन की सुरक्षा कौन कर रहा है? जुडिशरी कर रही है। अब कॉन्स्टिट्यूशन की सुरक्षा मतलब आपकी सुरक्षा, ठीक है ना। अब देखिए इसमें दिया है एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया कैन अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट। प्रत्येक जो सिटीजन होता है ना, सुप्रीम कोर्ट हो सकता है, हाई कोर्ट हो सकता है, इफ दे बिलीव, अगर वो बिलीव करते हैं देयर फंडामेंटल राइट्स हैव बीन वायलेटेड, अगर उनका फंडामेंटल राइट्स क्या हो गया है, वायलेट हो गया, अगर उनको लगता है कि हमारा फंडामेंटल राइट्स वायलेट हुआ है, तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। इसका भी आप राइट। अभी एक अच्छा एक मनोज्ञा के दिमाग में क्वेश्चन एक आया था कि क्या हम लोग डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं? बिल्कुल नहीं जा सकते। सीधा सीधा अगर इसका एक सीधा क्वेश्चन पूछा जाए तो बिल्कुल नहीं जा सकते, लेकिन कुछ अधिकार हैं ऐसे जहां पर आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, जहां पर आप डायरेक्ट, जैसे अगर दो स्टेट के बीच का विवादित मामला है तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट में आप सीधे एक्शन ले सकते हैं, ठीक है ना। सुप्रीम, अभी जो मैंने स्टार्टिंग में बताया वही मतलब आपको अगर स्टेट से आप लड़ाई कर रहे हैं, आपकी लड़ाई किसी स्टेट से है, तो हाई कोर्ट से, अगर आपको हाई कोर्ट से मामला अगर आपका नहीं सुलझा तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अगर आपका फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहा है तो भी आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन आमतौर पर देखा जाता है कि डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में आपकी फाइल जो एक्सेप्ट होने से पहले वो एक बार, दो बार, तीन बार आपकी फाइल को चेक जरूर करते हैं कि क्या ये सुप्रीम कोर्ट में लाने लायक मैटर था। क्यों? क्योंकि देश में एक सिस्टम बना हुआ है, एक मैकेनिज्म बना हुआ है। मैकेनिज्म का मतलब है कि अगर आप किसी डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, आप किसी जिले में रह रहे हैं, तो पहले आप अपने डिस्ट्रिक्ट वाले कोर्ट में जाइए, राइट। आपका छोटा मोटा मसला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सुलझाने के लिए बैठा है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जब मामला नहीं सुलझता फिर आप उस स्टेट की हाई कोर्ट में जा सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट आपका कहाँ है? स्टेट में होता है। बहुत से लोगों को यही मालूम है डिस्ट्रिक्ट कहाँ होता है। डिस्ट्रिक्ट सोच रहा हूँ तो नई चीज है, हर्षवर्धन क्यों भाई?